बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हम कदम में आपका खैर मकदम है। FM 98 दोस्ती चैनल से ये प्रोग्राम बराह रास्त पेश किया जा रहा है। मैं हूं तसव्वुर जमान बाब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के हवाले से। ये कितनी अहम इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री के हवाले से कौन से ममालिक हैं जिनका नुमायां तौर पर जिक्र किया जा सकता है। फिर चीन से मुतालिक भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितनी भी जदीद इस वक्त हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं उसमें चीन पेश पेश है और यकीनन अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहा है। लेकिन हम चिप इंडस्ट्री या सेमी कंडक्टर्स के हवाले से देखते हैं कि अमेरिका शायद अपनी इजारादारी चाह रहा है या बाकी ममालिक के साथ चीन के जो आपसी ताल्लुकात हैं उनमें हम माजी में भी देख रहे हैं और अब शायद उसमें इजाफा करता चला जा रहा है कि कोई रख ना डाला जाए, ये ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर अंदाज में आगे ना बढ़ें, यानी इस इंडस्ट्री के फ़रोग़ में अहम किरदार दीगर ममालिक अदा न करें। चीन से यकीनन हम जानते हैं कि एक खौफ महसूस करता है अमेरिका। हालांकि बारहा चीनी लीडरशिप ने भी और चीन की जानब से ये वाशगाफ अल्फाज में पैगाम उन्हें मौसूल हुआ है कि चीन सिर्फ अपनी तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ किए हुआ है। वो किसी की तरक्की को या उसकी तरक्की के रास्ते में हायल नहीं होना चाह रहा, चाहे वो अमेरिका है, दीगर ममालिक हैं, और सबके साथ मिलकर शेयर्ड फ्यूचर का जो एक नैरेटिव है चीन का, वो सबके लिए, चाहे वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तरक्की पजीर या पसमानदा ममालिक हैं। लेकिन बाहर कैफ कुछ ममालिक हैं जो अमेरिका की वहाँ पर सर्द महरी का मुजाहरा करते हैं, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे भी हैं कि जो बड़े वाशगाफ अल्फाज में दो टोक अंदाज में जवाब देते हैं अमेरिका को। जैसे कुछ साल पहले की अगर हम बात करें, नीदरलैंड्स के हवाले से भी अमेरिका एक दबाव था कि चिप और ये सेमीकंडक्टर्स के हवाले से जो साजो सामान है, ये इक्विपमेंट है, उसे चीन एक्सपोर्ट न किया जाए। लेकिन डच गवर्नमेंट ने इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी और चीनी नैरेटिव को कबूल करते हुए अमरीकी दबाव को जो है उन्होंने मुस्तरद किया। ये सारी सूरत हाल आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस करनी है। ये कितना अहम है इस इंडस्ट्री का फ़रोग़, चीन का इसमें कितना अहम रोल है, दीगर ममालिक इस हवाले से क्या सोच रहे हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर बहुत ही काबिल कदर शख्सियत जनाब खालिद तैमूर अकरम साहब, दिफाई एतबार से बहुत बड़ा नाम है, आलमी उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। आज इस हवाले से उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। खालिद तैमूर अकरम साहब, खुश आमदीद कहेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया तसव्वुर। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा सर, ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के हवाले से क्या एक आप महसूस करते हैं कि कोई एक तलखी है या कोई एक सर्द जंग है। हम देख रहे हैं कि अमेरिका चीन के हवाले से कुछ खाइफ है कि इस इंडस्ट्री को फ़रोग़ हासिल ना हो, या चीन के हाथ ये चिप्स ना आए, या चीन खुद इस काबिल ना हो कि ये चिप्स बेहतर अंदाज में बना पाए। क्या असल में तनाज़ा और मसला कहाँ है जिसको आप बेहतर अंदाज में समझें? जी अगर हम देखें पिछले 20 साल के अंदर, 20 से 25 साल के अंदर चीन ने टेक्नोलॉजी में जो तरक्की की है वो बड़ी अनप्रेसिडेंटेड है। और आपको पता है कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ बनाने के लिए, बेशक वो सुपर कंप्यूटर हो या मोबाइल फ़ोन हो या कोई भी इवन सैटेलाइट्स हो, उसमें चिप का और सेमीकंडक्टर्स का बड़ा अहम रोल है। और चीन जो है वो बड़ी महारत रखता है सेमीकंडक्टर्स और चिप्स बनाने के लिए, लेकिन इसको बनाने की मशीनरी वो यूरोप से इंपोर्ट करता रहा है। हमने ये देखा कि ट्रम्प साहब के ज़माने में जब वो यूएस प्रेसिडेंट थे, उस वक्त हमने एक बड़ा मेजर क्रैकडाउन देखा। जो चाइना की हवावी कंपनी है, जो टेलीफोन की कंपनी है, हमने देखा गूगल ने उनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। और हमने ये भी देखा कि जो गूगल एप्स भी उसके ऊपर डाउनलोड नहीं हो सकती थी। और इवेंचुअली फिर हवावी की एक फाइनेंस की जो टॉप लेवल की खातून थी, उनको भी कनाडा में अरेस्ट कर लिया गया और हवावी के ऊपर बड़ा क्रैकडाउन हुआ। और चीनी टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री के ऊपर बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो गया जब से चीन ने अनाउंस किया कि वो 2023 में और 2024 में 5G का निफाज करेगा। और अमेरिका को ऐसा नजर आया कि जिस तरह वो पीछे रह गया है और वो चीन के ऊपर बड़ा उन्होंने दबाव डालने के लिए मुख्तलिफ ममालिक को कहना शुरू कर दिया कि चीन को वो सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए और चिप बनाने के लिए इक्विपमेंट सप्लाई ना करें। जो चीन का एक बड़ा सप्लायर है वो है नीदरलैंड्स। वहाँ से एम्स्टरडैम जिसका दारुल खिलाफा है, वहाँ से तकरीबन ऑलमोस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मशीनरी बन के चीन जाती है। और पहले
चीन ने बहुत ये अमेरिका ने बहुत प्रेशराइज किया नीदरलैंड को कि वो चीन को मशीनरी सप्लाई ना करे, और तकरीबन 3.5 से 4 बिलियन US$ की मशीनरी हर साल नीदरलैंड सप्लाई करता है चीन को। लेकिन अब हमने रिसेंटली ये देखा है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बेतहाशा जोर लगा के तो नीदरलैंड को इस बात पे कायल कर लिया है कि वो चीन को इक्विपमेंट की सप्लाई ना करे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो अमेरिका के इक़दामात हैं चीन को टेक्नोलॉजिकली तरक्की ना करने देने के, ये बड़े बेमाने किस्म के और बचगाना किस्म के हैं। वजह ये कि चीन आज नहीं तो कल, अगले 1.5 साल के अंदर अंदर ये सारी मशीनरी भी खुद बनानी शुरू कर देगा, और वो टाइम बड़ा जल्द आने वाला है कि इंटरनेशनल दुनिया जो है वो जिनको टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए वो यूरोप की तरफ या अमेरिका की तरफ नहीं देखेंगे, वो चीन की तरफ देखेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये एक जो अभी रिसेंटली यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज को अमेरिका ने फोर्स किया है कि वो सैंक्शंस लगा दी हैं कि जी आप चीन को टेक्नोलॉजिकल जो इक्विपमेंट है वो नहीं दे सकते, जिनमें सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होगा वो एम्स्टरडेम को होगा, उसके अलावा जर्मनी को, और भी डिफरेंट ममालिक जो चीन को इक्विपमेंट बना के देते हैं उनको अफेक्ट होगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे वाज़ेह करना चाहता हूँ कि चीन इन मुल्कों से अगर कोई इक्विपमेंट बनवा रहा था तो वो सिर्फ भाईचारे के लिए, और जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का विजन है कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर का, विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी का, उस सिलसिले में चीन इन लोगों से ये चीजें बना रहा था। और अगर चीन ये चीजें खुद प्रोड्यूस करनी शुरू कर देगा मशीनरी, तो उसको अमेरिका या कोई और मुल्क रोक नहीं सकता। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज जो कि अपने आप को सोवरियन कहते हैं, हम तो हमेशा से ये समझते रहे हैं कि एम्स्टरडेम और ये नीदरलैंड जो है वहाँ पे एक बादशाहत भी है, और वो एक टाइम था कि नीदरलैंड्स जो है वो उसकी बहुत सारी कॉलोनीज होती थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और वो ब्रिटिश रूलर्स की तरह एक हुक्मरान समझा जाता था। लेकिन ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि एक इंडिपेंडेंट और सोवियन स्टेट जो है वो अमेरिका के कहने पे इस किस्म का एक्ट करे कि वो मशीनरी बनाने से इनकार कर दे, और जो कि मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अमेरिका ये एक बड़ा गलत प्रेसिडेंस और एक बड़े गलत चीज की बुनियाद रख रहा है। मे बी शायद अमेरिका आज इस बात को रियलाइज नहीं कर रहा, लेकिन आज से 5 या 10 साल के बाद जिस तरह अमेरिका के कहने पे इन मुल्कों ने चीन को आज सेमीकंडक्टर्स और चिप मशीनरी की सप्लाई रोकी है, इसी तरह कल को यही मुल्क किसी और मुल्क के कहने पे अमेरिका को किसी चीज की सप्लाई रोक देंगे। तो मेरे ख्याल में आजकल की दुनिया में जब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बनने जा रही है, जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू दुनिया की कनेक्टिविटी हो गई है, तो इस किस्म के जो इक़दामात हैं वो मैं समझता हूँ कि जो भी जिन भी मुल्कों के हुक्मरान कर रहे हैं वो अपनी आवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। वजह यह कि आप ये देखें कि ये 3.7 बिलियन US$ की अगर ईयरली ट्रेड हो रही थी, तो ये 3.7 बिलियन डॉलर तो चीन से एम्स्टरडेम की तरफ और नीदरलैंड की तरफ आ रहा था ना। तो 3.7 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू अगर वो, या 4 बिलियन US$ का रेवेन्यू अगर वो लूज कर रहे हैं, तो इसमें मेरे ख्याल में एम्स्टरडेम के और नीदरलैंड के अवाम को खड़े हो जाना चाहिए और कहना चाहिए कि हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं और आप किसी भी तरीके से हमें इन चीजों से रोक नहीं सकते। लेकिन अगेन मैं ये कहूँ, जी आप बजा फरमा रहे हैं, मतलब कुछ साल तक तो ये दबाव बर्दाश्त किया डच गवर्नमेंट ने, लेकिन आप क्या समझते हैं कि मुतबादिल रास्ता क्या देता है अमेरिका इन ममालिक को कि जब उनकी मईशत को इतना बड़ा धचका भी वो दे रहा है और उस दबाव के नतीजे में बदले में कुछ दे भी नहीं रहे, तो आप नहीं समझते कि इन हुकूमतों के लिए या इन ममालिक के लिए अमेरिका के साथ ताल्लुकात मजीद उस्तवार रखना मुश्किल होता जा रहा है? जी, ये मैं आपको बताऊं कि ये बात जो है अब चंद महीनों और चंद सालों की है कि जब इन मुल्कों की हुकूमतें और अवाम जो हैं वो कहेंगे कि ऐसे ताल्लुकात रखने से तो बेहतर है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात ना रखे जाएं, कि जिसके अंदर
آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ممالک ان کو اتنا نقصان ہو رہا ہے اور کوئی امریکہ کی طرف سے کوئی متبادل چیز بھی نہیں ہے. ہم نے یوکرین وار کے اندر دیکھا کہ یوکرین وار کے اندر بھی امریکہ نے جو یہ جتنے بھی یورپین ممالک ہیں ان سے چندے جمع کرنے شروع کر دیے کہ جی ہم نے یوکرین وار میں رشیا کے خلاف لڑنا ہے. اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ 2 سال گزرنے کے بعد ان ملکوں کو احساس ہوا ہے کہ 2 سال سے جو وہ اپنی اکانومی کا بیڑا غرق کر کے امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں تو اب ان کے عوام اس کے اوپر ان کو کوشچن کرنا شروع ہو گئے ہیں. اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ فلسطین کے حق میں جتنے مظاہرے جو ہیں اور جتنے یورپ کے اندر لوگ باہر نکلے ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ کسی اور جگہ پہ باہر نکلے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہے کہ یورپ کے اندر ایون لندن ہو، ایمسٹرڈیم ہو، برسلز ہو، برلن ہو، ہر ہفتے ہم نے دیکھا ہے کہ ہزاروں اور لاکھوں لوگ جو ہے وہ فلسطینیوں کے لیے باہر نکل رہے ہیں. اور وہ اس لیے نہیں نکل رہے کہ یہ لوگ کوئی مسلمان ہیں. یہ لوگ مسلمان اگر نہیں بھی ہیں لیکن یہ انسانیت کے لیے نکل رہے ہیں اور یہ بات ریئلائز انہوں نے کر لی ہے کہ یہ جو بھی پالیسیز اپنائی جا رہی ہیں وہ انسانیت کے لیے اچھی نہیں ہیں. اور جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین کے اوپر اس قسم کی جو سینکشنز لگائی جا رہی ہیں اس کا نقصان جو ہے وہ ان ممالک کو ہوگا. چین کو اس کا پریکٹیکلی کوئی نقصان نہیں ہے. اس وقت چین جو ہے وہ تقریباً ایشیا کی 75% جو ریکوائرمنٹ ہے سیمی کنڈکٹرز کی اور چپس کی وہ چین پوری کر رہا ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ چین کو میکسیمم 6 مہینے سے 1 سال لگے گا مشینری بنانے میں اور اس کے بعد چین کی ڈیپینڈنس جو ہے وہ اس کے اوپر سے ختم ہو جائے گی، یورپین کنٹریز کے اوپر سے ختم ہو جائے گی. لیکن پھر یہاں پہ میں پریزیڈنٹ شی جی پنگ کے ویژن آف کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کو دہرانا چاہوں گا کہ پریزیڈنٹ شی جی پنگ کا ایک یہ ویژن ہے کہ جس ملک میں جو چیز بن رہی ہے وہ چائنا اس سے لینا اس لیے چاہے گا کہ چائنا کسی بھی چیز کے اندر اپنی اجارہ داری نہیں چاہتا. چائنا یہ چاہتا ہے کہ سب ملک ترقی کریں، بے شک وہ بی آر آئی کا حصہ ہوں یا نہ ہوں، وہ ترقی کی راہ میں سب کے ساتھ چین چلنا چاہتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چینی حکومت کی طرف سے یہ بہت بڑا جسچر ہے. جہاں چین اس ٹائم پہ 5G لے آیا اور اتنی بڑی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ چین نے کر لی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ چین کے لیے سیمی کنڈکٹرز اور چپ فیکٹری لگانا کوئی مشکل کام ہے جہاں پہ پوری دنیا کا سامان اس وقت چین میں مل رہا ہے؟ اس وقت آپ یورپ کی جس مرضی سٹور میں چلے جائیں، میں پچھلے سال برسلز میں تھا اور لنڈن میں تھا، وہاں پہ میں نے کسی بھی سٹور میں، بڑے سے بڑے سٹور میں بھی، آپ ہیرڈز میں بھی جا کے لنڈن میں دیکھ لیں تو وہاں پہ آپ کسی بھی چیز پہ ہاتھ رکھیں گے تو وہاں پہ میڈ ان چائنا لکھا ہوگا. تو جو چائنا پوری دنیا کے لیے اس وقت ساز و سامان بنا رہا ہے، جو چائنا پوری دنیا کے لیے اس وقت بڑے بڑے برانڈز جو ہیں، آپ پیرس چلے جائیں، آپ ملان چلے جائیں، جتنے دنیا کے بڑے برانڈز ہیں ان کی فیکٹریاں چائنا کے اندر لگی ہوئی ہیں. تو جو چائنا پوری دنیا کے لیے چیزیں بنا رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے وہ اپنے لیے سیمی کنڈکٹرز اور چپس نہیں بنا سکتا؟ اگر وہ ان ملکوں سے لے رہے ہیں تو بیسیکلی یہ جو پریزیڈنٹ شی جی پنگ کا ویژن ہے، ون ون سچویشن فار ایوری باڈی، یہ اس کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کے کانسیپٹ اور فلسفی کے نتیجے میں لے رہے ہیں. اچھا خالد تیمور صاحب، کو معقول وجہ بھی امریکہ بتاتا ہے بعض ممالک کو جب چین سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، چین کے ساتھ تعلقات میں بہتری نہ لائی جائے تو کیا وجہ پیش کرتا ہے؟ چین سے کیوں دوری اختیار کی جائے یا اس سے تجارت کیوں نہ کی جائے بعض شعبوں میں؟ جی میں اس میں بھی بڑا آپ کا انٹرسٹنگ سوال ہے. اس پہ میں نے کبھی بھی میں انٹرنیشنل کانفرنسز میں جاتا ہوں، وہاں پہ کوئی یورپ اور امریکہ کے ایکسپرٹس آئے ہوتے ہیں، ان سے بھی میں یہ سوال کرتا ہوں، انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کرتا ہوں تو اس کا کوئی ایسے واضح جواب اس لیے نہیں ملتا کہ وہ بیسیکلی امریکن جو ہیں وہ چین کے بارے میں لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی چین جو ہے وہ دنیا کی کولونائزیشن چاہتا ہے، چین جو ہے وہ اتنی ترقی کر کے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ ان کو کولونائز کرے، ساری دنیا کی اکانومی ان پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے. تو مجھے اس بات پہ ہنسی اس لیے آتی ہے کہ اس وقت جتنی بھی چین ٹریڈ کر رہا ہے وہ تو US ڈالر میں کر رہا ہے. بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو جتنی بھی چین کی ٹریڈ ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ BRI
के अंदर $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है, जी। तो हम ये तो नहीं कहते, हम तो आरएमबी में बात नहीं करते, हम तो कहते हैं $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है। तो चीन तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो तो यूएस डॉलर में कर रहा है, और बेसिकली अमेरिकन इकोनॉमी इस वक्त दो चीजों पे चल रही है, क्योंकि अमेरिका के पास अपनी इंडस्ट्री तो कोई बची नहीं है। एक तो यूएस डॉलर जो है वो पूरी दुनिया में गर्दिश कर रहा है। जब आपने कहीं बाहर जाना होता है, आप यूएस डॉलर खरीदते हैं, उसके ऊपर आप कमीशन देते हैं, फिर जब आप दूसरे मुल्क में जाके उनकी करेंसी एक्सचेंज करते हैं, फिर आप यूएस डॉलर को जब चेंज कराते हैं उस पर कमीशन देते हैं, तो उस कमीशन का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो तो यूएस डॉलर को इनहेंस कर रहा है, और यूएस डॉलर जो है इस टाइम पे दुनिया की एक यूनिवर्सल करेंसी बना हुआ है। तो ये जो इसका डायरेक्टली फायदा, मैं इनडायरेक्ट नहीं कह रहा, अमेरिकन इकोनॉमी को उसका डायरेक्टली फायदा पहुंच रहा है, लेकिन ये बात जो है ये अमेरिकन पब्लिक के और अमेरिकन गवर्नमेंट की ये बात समझने की है कि चीन का किसी तरह से मकसद नहीं है दुनिया की कॉलोनाइजेशन करना। हम पिछले 10 साल में अगर देखें, ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर किसी भी 155 मुल्कों में से किसी भी एक मुल्क की तरफ से कहीं ये बयान नहीं आया कि चीन ने उनको किसी किस्म की डिक्टेशन देने की कोशिश की हो, या उनको ये कहा हो कि जी जब हमने ये कह दिया तो आपने करना ही करना है। ऐसी कोई बात नहीं है। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1944 में खत्म हो रही थी, और 1945 में जब लीग ऑफ नेशंस और उसके बाद यूनाइटेड नेशन का जब वजूद आया, तो हमने देखा कि पहले ही चंद सालों के अंदर ये सिक्योरिटी काउंसिल बनी, और उसके जो परमानेंट मेंबर बने उनको वीटो का हक दे दिया गया। बेशक पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और जो वीटो मेंबर्स हैं अगर वो किसी चीज को वीटो कर दें तो वो सारी यूनाइटेड नेशन एक तरफ और एक वीटो एक तरफ, जिसकी हमने अभी एक मिसाल देखी है। वेरी रिसेंटली वी हैव जस्ट सीन कि जब गाजा के मुसलमानों के लिए एक सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पेश की गई, तो अमेरिका ने कोई किसी को कुछ जवाब दिए बगैर, कुछ किए बगैर उसको वीटो कर दिया। तो अगर ये देखा जाए तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशन तो चंद ममालिक के हाथों में होस्टेज बना हुआ है। कश्मीर इशू को आप देख लें, 1948 से उधर पेंडिंग पड़ा हुआ है, और पिछले चंद सालों में इंडिया ने जो आर्टिकल 370 खत्म किया, जो कश्मीरी मुसलमानों पे जुल्म किया, आप देखें यूनाइटेड नेशन उस पर बिल्कुल क्वाइट है। तो उसके मुकाबले में अगर आप बीआरआई की बात करें तो बीआरआई को ऑल्दो अभी बने हुए 75 या 70 साल नहीं हुए, लेकिन 10 साल हुए हैं। इन पहले 10 साल के अंदर अगर चीन की किसी किस्म की कोई इंटेंशन होती तो हमें नजर आ जाती। आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें, पाकिस्तान में एक सी पैक का जो प्रोजेक्ट गुजर रहा है, सी पैक को फ्लैगशिप प्रोजेक्ट इसलिए कहते हैं कि बाकी जितने कॉरिडोर्स हैं कोई 10 ममालिक में से गुजर रहे हैं, कोई 8 में से, जो इसके अलावा एक छोटा कॉरिडोर है वो है जो 3 मुल्कों में से गुजर रहा है, जो कि चाइना, मंगोलिया, रशिया का एक कॉरिडोर है। बट ये एक ऐसा यूनिक कॉरिडोर है जो कि स्पेशली सिर्फ एक पाकिस्तान से गुजर रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि ये चीनी सदर की, चीनी अवाम की और चीनी हुकूमत की पाकिस्तान के साथ दोस्ती है कि सिर्फ एक कॉरिडोर पूरा का पूरा जो है, जिसको हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर से गुजर रहा है। तो अगर हम पाकिस्तान की ही मिसाल ले लें, हम दूर नहीं जाते, मैं पाकिस्तान की मिसाल सामीन को देना चाहूंगा कि हमने 10 साल में देखा है चीन ने तो हमें कभी किसी चीज को डिक्टेट करने की कोशिश नहीं की। चीन ने तो हमें कभी ये भी नहीं कहा कि भाई आप ये लोन वापस करें। चीन ने तो हमें कभी ये भी नहीं कहा कि जी हमने ये प्रोजेक्ट करना ही करना है। जितने सी पैक के प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं वो पाकिस्तानी हुकूमतों की जो भी हुकूमत रही है उसकी विजन विल से चल रहे हैं। चीनी पाकिस्तान के अंदर जितने हमारे चीनी भाई बहने हैं उनकी सिक्योरिटी हमारी पाक फौज कर रही है, कोई इधर चीनी फौज नहीं आई। चीन के मैं अक्सर चीन जाता रहता हूँ और वो बड़ा बरमला कहते हैं कि दे आर वेरी प्राउड ऑफ अवर आर्म फोर्सेस। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं चीनी उसको बड़ी रश की निगाह से देखते हैं, और इधर जितनी भी चीनियों की प्रोटेक्शन है वो हमारी पुलिस और हमारे आर्म फोर्सेस के हाथ में है। चीन ने पाकिस्तान के अंदर तो कोई कॉलोनाइजेशन नहीं की, कुछ नहीं किया। 10 साल से हम देख रहे हैं कितने चीनी आते हैं, कितने जाते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं ये बेसिकली सोशल मीडिया पे जो एक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा चल रहा है,
अनफॉर्चुनेटली हम अगर देखें जितनी भी एप्स हैं, ट्विटर हो जाए, फेसबुक हो जाए, इंस्टाग्राम हो जाए, आप किसी ऐप का नाम ले लें, वो सारी की सारी एप्स जो हैं वो बनी हुई हैं अमेरिका के अंदर बनी हुई हैं। उनका मेन सर्वर्स जो हैं वो यूरोप और अमेरिका में लगे हुए हैं। गूगल को भी आप ले लें तो वो लोगों को वही चीज दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। और चीन वालों का ये है कि चीन के अंदर क्योंकि चीनी जुबान बोली जाती है और किसी भी मुल्क की तरह दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज। और चीन जब मैं जाता हूँ वहाँ मैं देखता हूँ कि वहाँ पे उन्होंने अपना सर्च इंजन बनाया हुआ है बडू के नाम से। और जिस तरह हमारे ये टिकटॉक और बाकी ऐप्स हैं, इसी तरह उनकी सबसे मशहूर ऐप उधर जो है बिली है, जिसके ऊपर टिकटॉक की तरह वो चीनी यंग जनरेशन, यंग बच्चे जो हैं अपनी डिफरेंट वीडियोस बना के डालते हैं। और इसी तरह फेसबुक और यूट्यूब का भी उन्होंने सब्स्टिट्यूट बनाया हुआ है जो कि चीनी जुबान में है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा जो है ये बहुत ज्यादा होता जा रहा है, लेकिन इसका अल्टीमेटली नुकसान चीन को नहीं होगा। इसका नुकसान उन ममालिक की अवाम को होगा, उन वर्कर्स को होगा जिनकी तनख्वाहें रुक जाएंगी, जिनके रोजगार रुक जाएंगे। खालिद अहमद साहब, ये फरमाइएगा, आप जैसे फरमा रहे हैं कि चीन जा रहे मुल्क नहीं है, मुदाखलत भी नहीं करता दीगर ममालिक के मामलात में, लेकिन जो दखल अंदाजी उसकी मईशत या तिजारत या अंदरूनी मामलात में की जा रही है, आप क्या समझते हैं रद्द अमल चीन का क्या है या क्या होना चाहिए? क्या इस हवाले से हिकमत अमली है उनकी? जी मैं एक बात आपको बताऊं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं तकरीबन साल में 4-5 दफा चीन जाता हूं और उनके हर मकतबा फिक्र के लोगों से मैं मिलता रहता हूं। चीनी कौम के अंदर मैंने एक जो चीज देखी है, बल्कि उनसे हमें भी सीखना चाहिए, वो तहम्मुल मिजाजी है उनके अंदर। उन्होंने हालांकि आपको पता है आज से कई सौ साल पहले चीनी कौम जो थी वो बड़ी जंगजू किस्म की कौम थी और बड़ी इन्होंने आपस में भी जंगें लड़ते रहे और हमने देखा कि इन्होंने वर्ल्ड वॉर्स में भी बड़ा हिस्सा लिया और बड़ा चीन के अंदर बहुत हमने कत्ल वारत भी देखी। लेकिन 1949 से जब से कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो बरसर इक़्तिदार आई है, उनका एक सिंगल मोटो ये रहा है कि हमने सिर्फ चीन की तरक्की और अब BRI के थ्रू पूरी दुनिया की तरक्की में हमने अपना हिस्सा डालना है और हमने किसी मुल्क से जंग नहीं लड़नी। हमने ये देखा कि 1-1.5 साल पहले इंडिया के साथ इंडिया ने कोई उनके बॉर्डर पर दरअंदाजी करने की कोशिश की और वो सोशल मीडिया पे बड़ा मजाक भी उसका चलता रहा कि जब चीनी सोल्जर आए तो उन्होंने डंडों से और ईंटों से इंडियन सोल्जर्स की पिटाई की। हालांकि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके पास गन्स भी थी, लेकिन हमने देखा कि चीन ने बड़ा तहम्मुल मिजाजी का काम किया और सोशल मीडिया पे वो वीडियोस बड़े अरसे तक चलती भी रही कि जिसमें हमने देखा कि चीनी सोल्जर्स जो हैं वो डंडों और ईंटों से इंडियन सोल्जर्स की पिटाई कर रहे हैं और उनको उन्होंने वापस मजबूर किया कि वो अपनी हदूद में वापस जाएं। और हम ये देख रहे हैं कि चीन जो है उसका किसी तरीके से भी दुनिया की किसी जगह पे भी जंग का ना उनका कोई इरादा है, और बल्कि वो तो दुनिया के अंदर इस वक्त इस चीज के लिए चीनी सदर मशहूर हो गए हुए हैं कि वो दुनिया के अंदर दोस्तियां कराते हैं। आज से 2 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान दोस्ती होगी। ना सिर्फ दोस्ती हुई बल्कि हमने देखा इस साल बड़ी तादाद में हमारे ईरानी भाई बहन जो हैं वो उम्रा करने और हज करने के लिए गए और इवन सऊदी अरेबिया के चंद मिनिस्टर्स ने ये स्टेटमेंट दी कि ईरानी जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए सऊदी अरेबिया के दरवाजे जो हैं वो बाकी ममालिक से ज्यादा खुल गए हैं। तो अगर इस हद तक चीन की अब डिप्लोमेसी की मैं आपको मिसाल दूं, इसी तरह अफ्रीका के अंदर देखें, अफ्रीका क्योंकि हमसे दूर है, हमें इतनी नॉलेज उनके बारे में नहीं पहुंचती, खबरें नहीं पहुंचती। अफ्रीका के अंदर भी आपको पता है कि बहुत सारे ममालिक के अंदर सिविल वॉर्स चल रही थी और बहुत सारे ममालिक जो थे वो गुर्बत की लाइन से बड़े नीचे थे, जिसमें इथोपिया का हम लोग जब बचपन में सुना करते थे कि जी इथोपिया में कहत आ गया। इथोपिया के अंदर जो है दुनिया का गरीब तरीन मुल्क समझा जाता था, लेकिन इस वक्त चीन के तावन से और बेल्ट एंड रोड
के समरात में इस वक्त इथोपिया जो है वो एक बहुत अच्छा और बड़ा मईशत वाला मुल्क बन गया है। बल्कि इथोपियन एयरलाइन जो है वो इट इज नाउ वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और इथोपिया एयरलाइन ने अभी पाकिस्तान के साथ भी डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की है। और जो अभी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो इथोपिया का चक्कर लगा के आए तो वो बड़े इस बात पे खुश थे कि इथोपिया जिसको हम किसी ज़माने में कहत ज़दा मुल्क कहते थे, इस वक्त एक बड़ी अच्छी मईशत बन गया हुआ है। इसी तरह छोटे छोटे ममालिक जो हैं अफ्रीका के, वहाँ पे चीन बहुत काम कर रहा है। उन मुल्कों के साथ मिलके कई मुल्कों में इवन फास्ट ट्रेन चलनी शुरू हो गई हैं, कनेक्टिविटी के ज़राए बढ़ गए हैं। तो ये फिर इसी तरह लैटिन अमेरिका में आप चले जाएं, ब्राज़ील में चले जाएं, अर्जेंटीना में चले जाएं। अर्जेंटीना का आपको पता है कि अमेरिका ने उन पर बहुत अरसे से सैंक्शंस लगा के रखी हुई हैं और उनकी करेंसी बिल्कुल बेवकूफ़ होकर रह गई है। और अर्जेंटीना के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे आप एक डबल रोटी भी खरीदने अगर जाएं तो आपको बक्सा भर के पैसे लेके जाने पड़ते हैं। तो ऐसे मुल्कों में भी BRI के प्रोजेक्ट चीन ने शुरू किए हैं। और ये सब ममालिक जो हैं वो चीन की इस बात से खुश हैं कि ये जो कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर मीन्स के विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। जी खालिद तैमूर साहब, ये फरमाइएगा, जैसे हम देखते हैं कि खलाई प्रोग्राम से चीन को दूर रखने की कोशिश की गई तो चीन ने जाके तने तनहा अपना खलाई स्टेशन कायम कर दिया। अब अगर ये सेमी कंडक्टर या इस तरह की जो पाबंदियां, आप समझते हैं कि चीन इस तरह की पाबंदियों को अपॉर्चुनिटी के तौर पे यानी मौके के तौर पे लेता है और उसमें ऐसा कुछ कर गुजरता है कि पाबंदियां लगाने वाले जो है वो फिर परेशान हो जाते हैं? जी, मैं आपको इसकी एक बड़ी मिसाल दूं कि आज से 1.5-2 साल पहले जिस वक्त हवावी के ऊपर बैन लगाया गया, तो उसके बाद हवावी कंपनी ने मैट 60 के नाम से जो नया फोन अपना लॉन्च किया, वो नया फोन हवावी ने चीनी सेमीकंडक्टर्स और चीनी चिप्स के साथ किया। तो ये एक अमेरिका के लिए और उन सारे ममालिक के लिए बड़ी हैरानकुन बात थी। बिकॉज जब ये हवावी मैट 60 लॉन्च हुआ तो उसके अंदर कोई फॉरेन मतलब सेमीकंडक्टर या कोई इवन जो सेमीकंडक्टर और चिप्स जो उसमें इस्तेमाल हुए उसमें वो कोई 7.6 नैनो मिलीलीटर का, वो मैं पढ़ रहा था एक मैगजीन के अंदर, 7.6 नैनो मिलीमीटर का उसके अंदर जो चिप इस्तेमाल हुई वो चीन के अंदर बनी। और उसकी इवन मशीन भी यूरोप या अमेरिका से नहीं आई थी, वो मशीन भी चीन के अंदर बनी और वो चिप भी चीन के अंदर बनी। तो ये तो चीन ने अमेरिका पे और इन यूरोपियन ममालिक पे ये फोन निकालने के बाद जाहिर कर दिया कि अगर आप उन पे पाबंदियां लगाएंगे भी तो वो पाबंदियां एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखेंगे। लेकिन इसमें मैं ये बात जरूर कहूंगा कि कल को फिर इन ममालिक को गिला नहीं चीन से करना चाहिए कि जी अब आप ये सारे सेमीकंडक्टर और जब आप चिप्स और ये आप चिप्स आप इधर बना रहे हैं और पूरी एशिया को सप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपनी मोनोपोली कायम कर ली है। जाहिर बात है जब चीन एक चीज बनाएगा, चीन की अपनी पॉपुलेशन तकरीबन 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है और इस टाइम पे पूरे एशिया की अगर पॉपुलेशन और यूरो एशियन रीजन की पॉपुलेशन अगर आप देखें, दुनिया के 2/3 लोग जो हैं वो इस खत्ते में रह रहे हैं, एशिया के खत्ते में रह रहे हैं। तो कल को जो चीन अगर सस्ती चीज बनाएगा तो फिर हम और आप भी यूरोप से खरीदने की जगह चीन से खरीदेंगे। तो उस वक्त आने वाले दिनों में फिर ये लोग इस बात का शोर मचाएंगे कि चीन ने मोनोपोली कायम कर ली, चीन ने मोनोपोली। तो ये चीन को इस बात पे आप मजबूर कर रहे हैं कि वो फैक्ट्री लगाए। वो तो आपसे चीज लेने को तैयार हैं और आपसे चीज ले भी रहे हैं, लेकिन जब आप उनको नहीं देंगे तो परफोर्स उनको खुद बनानी पड़ेगी। और जब वो बनाएंगे और आपसे अच्छी बना लेंगे और चीप बनाएंगे तो फिर मैं तो कस्टमर हूँ, मैंने तो जाके सस्ती चीज को मार्केट से उठाना है, तो मैं तो चीनी बनी हुई चीज लूंगा। बिल्कुल सही। खालिद तैमूर साहब, हम क्योंकि दरीना साथी हैं चीन के, ये स्ट्रैटेजीज के हवाले से हमें चीन से किस कदर सीखने की जरूरत है? क्योंकि चीन जो अल्टरनेट सॉल्यूशंस है उस पर हमेशा ध्यान रखता है कि अगर हमारे यहाँ ये मसाइल होते हैं कि कभी कोई पाबंदी या कोई इस तरह का दबाव हो तो फिर हम कुछ कर नहीं पाते। आप नहीं समझते कि चीन से इस मैदान में भी सीखने की जरूरत है कि आप मंजिल तक पहुंचने के लिए कई एक रास्तों का इंतखाब कर सकते हैं? जी, चीन के अंदर अगर आप तरक्की देखें, चीन के अंदर
तरक्की 1949 से लेके आज तक की अगर आप तरक्की देखेंगे जी। बड़ी अनप्रेसिडेंटेड है। अगर चीन का भी आपका चक्कर लगे तो आप जी। देखेंगे ऐसे लगता है जिस तरह पूरा चीन उन्होंने नया बना दिया है। आप यकीनन। किसी चीन के एयरपोर्ट पे चले जाएं, आप किसी चीन के रेलवे स्टेशन पे चले जाएं, बिल्कुल ब्रांड न्यू बनी हुई आपको चीजें नजर आएंगी। और आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि हमें अपने चीनी भाइयों से ये बात सीखने की है। और चीन, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की बहुत कदर करता है। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में अगर चीन किसी एक मुल्क को ऐसा समझता है कि जिनके साथ उनका भाईचारा, उनकी मोहब्बत इतनी ज्यादा है कि जब भी आप पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी आप किसी इवन चीन के उधर रेस्टोरेंट में जाएं, किसी छोटी से छोटी दुकान पे भी जाएं, तो वहाँ पे अगर अब आप उनको बताएं आप पाकिस्तानी हैं तो वो अक्सर आपसे पैसे नहीं लेते। जी। मेरे साथ कई दफा ऐसा हुआ कि मैं एक दिन रात को 11 बजे एक टक शॉप पे रुका, वहां से एक पानी की मैंने बोतल ली और उसको वैसे ही वो उधर एक बूढ़ी सी खातून थी, उसने मुझसे पूछा कि आप किस मुल्क से हैं, तो मैंने बताया पाकिस्तान। तो उसने पाकिस्तान के साथ, अभी उसको इतनी अंग्रेजी नहीं आती थी, बट उसने इशारा किया ऐसा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जो है वो हिमालय से ऊंची और समुंदर से गहरी है। और ये इशारा करके तो मुझे उसने जबरदस्ती, वो छोटी सी हालांकि पानी की बोतल थी, उसने जबरदस्ती मुझे कहा ये तुम लेके जाओ। और जब मैंने उसको पैसे देने की कोशिश की और मैंने बड़ा इंसिस्ट करके उसको पैसे दिए, तो उसने फिर अपनी दुकान से एक चॉकलेट उठा के मुझे दे दी कि मेरी तरफ से गिफ्ट तुमने जरूर लेके जाना है। क्या कहना है? तो ये चीनी लोगों की पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे और चीन के दरमियान बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं जो कि शायद कॉमन लोगों को नहीं पता। जिसमें एक सबसे बड़ी सिमिलैरिटी चाय की है। आपको पता है कि हम लोग सुबह उठते हैं तो चाय पीते हैं, रात को सोने तक हमारे दरमियान जब भी दो दोस्त भी आपस में मिले तो चाय पे ही बातचीत होती है। बल्कि जब मैं आपके पास स्टूडियो में आया करता था तो प्रोग्राम हम बाद में करते थे, चाय पहले आती थी। जी जी। तो इसी तरह अगर हम चीनियों की देखें तो वो भी चाय से बड़ी मोहब्बत करते हैं और चाय बहुत पीते हैं। इसी तरह जो हमारी शादियां होती हैं, आपको पता है हमारी शादियां बड़ी ट्रेडिशनल होती हैं। तो चीन के अंदर भी जब शादियां होती हैं इसी तरह धूम धड़के और ट्रेडिशन से होती हैं। फिर इसी तरह अगर हम आगे चलें और देखें कि चीन के अंदर एक जॉइंट फैमिली सिस्टम, एक फैमिली सिस्टम उनका बड़ा स्ट्रांग है। जिस तरह हमारे यहाँ हमारी बुजुर्गों की इज्जत की जाती है, बुजुर्गों के साथ रहा जाता है, बुजुर्गों को अहमियत दी जाती है, उनकी बात फाइनल वर्ड होती है, जो कि यूरोप में और मगरबी ममालिक में जो कल्चर खत्म हो चुका हुआ है। तो चीन के अंदर भी आपको ओल्ड होम्स भी नजर आएंगे, उनके बुजुर्ग, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, वो लोग साथ रहते हैं। और जब भी छुट्टियां होती हैं चीन के अंदर, जब उनका नए साल की छुट्टियां या मिड ऑटम फेस्टिवल, जब भी छुट्टियां होती हैं तो हर बंदा अपने घर को भागने की करता है कि मैं घर जाऊं, अपने वालिदैन के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम गुजारूं। तो वहाँ का जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो हमारे फैमिली स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा मिलता है। खालिद तैमूर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आज की इस मौजू पे आपने गुफ्तगू फरमाई। आपकी तजज़िये के हम शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार खालिद तैमूर अकरम साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। बड़ी बलीग अंदाज में उन्होंने इस मसले को भी, जो कि सेमी कंडक्टर के हवाले से है, उस पर भी रोशनी डाली कि दर हकीकत मसला है क्या, किसका पैदा करता है और इस मसले से हासिल वसूल क्या है। तो बार के लुब्बे लुबाब आज की गुफ्तगू का ये है कि चीन पे जब भी इस तरह की पाबंदियाँ या इस तरह के मसाइल से दो चार करने की उसे कोशिश की गई है तो उसने इसे अपने लिए, यानी इस तरह के मामलात को अपने लिए अपॉर्चुनिटी समझा है और तरक्की के नए मौके जाना है और तरक्की उसने की है। और जिस मैदान में या जिस रास्ते में भी उसके लिए रुकावटें हायल की गई हैं, उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार अपने सफ़र को जारी रखते हुए मंजिल मकसूद तक पहुँचा है। तो क्या ये सेमी कंडक्टर या सिम या अपना चिप इंडस्ट्री की हम ख़ास तौर पे बात करें, इसमें पहले ही एक मुनफरिद हैसियत चीन हासिल कर चुका है और मज़ीद उसमें बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं, जो कि हमेशा हम देखते हैं कि जो चीन सदर शी जिनपिंग वो हमेशा इस्लाहात के अमल को जारी रखते हैं और खूब से खूब तरक्की तलाश में रहते हैं। आज का प्रोग्राम हम कदम बस यहीं तक। तसव्वुर ज़मान बाबर को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।